हम कहते आए हैं कई वर्षों से हमारी संस्कृति में कि सभी एक वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं और हम सब पक्षियों की तरह अपने अपने घोंसले में हैं, जो थोड़ा उड़कर दूसरे के घोंसले में भी जा सकते हैं, वहाँ का भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बड़ा चेंज होगा नई शिक्षा नीति में। आप सब इससे अवेयर हैं कि अब केवल आप अपने ही बच्चों को, अपने ही पाठ्यक्रम के बच्चों को ही नहीं अध्ययन कराएंगे, बल्कि वो बच्चे भी आपके सामने आ सकते हैं किसी एक प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, किसी एक कोर्स को पढ़ने के लिए जो शायद आपके विभाग के नहीं है, वो भी आ सकते हैं। ऐसा भविष्य में होगा। तो कुछ सवाल हैं। व्हाई न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आवश्यकता क्यों पड़ गई इसकी? तो आप सब जानते हैं कि इट वॉज लॉन्ग ड्यू। 1986 में पिछली बार हमारी शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद से आप गिन सकते हैं कितने वर्ष बीत चुके हैं। तो बहुत पुराना हो जाए कुछ तो बोलते हैं कि ठहरे हुए पानी में स्मेल आने लगती है, बहता हुआ पानी हमेशा शुद्ध होता है। तो बदलाव हमेशा जरूरी होते हैं। बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं इतने वर्षों में, इससे शिक्षा नीति को भी बदलना बहुत आवश्यक था। इसके साथ ही जैसा कि सुनील तिवारी सर थोड़े पहले बोल रहे थे कि अब हम एक ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर हैं। विशेषकर 1991 के बाद हमारे सामने प्रोफेसर पाठक सर बैठे हुए, प्रोफेसर राजीव सर बैठे हैं, इकोनॉमिक्स के सीनियर प्रोफेसर हैं। 1991 में एक बड़ा चेंज हुआ, विश्व में भी हुआ, हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में बड़ा चेंज हुआ कि वी साइन न्यू एजुकेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी केम एंड वी साइन गैट। तो नई इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद क्या हुआ, वो एलपीजी की बात आ गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो न सिर्फ विदेशी कंपनियां का यहाँ आवागमन शुरू हुआ, हमारा भी वहां आवागमन शुरू हुआ, और न सिर्फ व्यापार बढ़ा बल्कि जो हमारा टैलेंट है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको भी आउटसाइड इंडिया प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही। आप सब जानते हैं कि पिछले 15-20 सालों में, 30 सालों में लगभग हर किसी के घर का या रिश्ते का या पड़ोसी का कोई ना कोई बच्चा विदेश पहुंच गया नौकरी करने के लिए। कितनी अपॉर्चुनिटी हो गई, और विदेशों से भी लोग यहाँ आने लगे। जो बड़े देश हैं वहां तो कई देशों के लोग हैं। तो जब आप वहां पहुंचते हैं तो उस ग्लोबल डिमांड है, ह्यूमन रिसोर्स की ग्लोबल डिमांड है, तो ग्लोबल कॉम्पिटेंसी भी चाहिए और ग्लोबल कैपेबिलिटी भी चाहिए। आपके अंदर योग्यता भी ऐसी होनी चाहिए कि आप भले इस देश में पढ़े या किसी भी देश में परफॉर्म कर सकते हैं, और आपके पास जो योग्यता है, जो डिग्री है, जो क्वालिफिकेशन है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं किसी अन्य देश में। तो उस कंपेरिजन करने के पर्पज से ही जो सीबीसीएस सिस्टम आया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी तक सिस्टम था एजुकेशन का, वो मार्कशीट वाला सिस्टम था। मार्कशीट अभी भी होगी, बस उसका नाम बदल के ग्रेड शीट हो जाएगा, और मार्क्स अभी भी एग्जाम उसी तरह से होंगे 100 मार्क्स के, या 100 का एक ब्रेकअप होगा। लेकिन अब जो बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे, जो उनकी पढ़ाई होगी, वो क्रेडिट सिस्टम पे होगी। जितने कोर्सेज वो पढ़ेंगे, कोर्स मतलब पेपर, और पूरे पाठ्यक्रम को प्रोग्राम सब बोला जाएगा। तो जितने कोर्सेज वो पढ़ेंगे, उन कोर्सेज में उनको क्रेडिट्स होंगी। अभी थोड़ी देर में आपके सामने क्रेडिट का भी सिस्टम आ जाएगा, क्योंकि अधिकतर देशों में जो यूरोपियन कंट्रीज या जो विकसित देश डोमिनेट करते हैं, वहां पर क्रेडिट सिस्टम है, वहां पर ग्रेड सिस्टम है। जैसे सबने बताया कि वहां जब कंपैरिजन करने में अधिकतर जगह यूजी 4 ईयर का प्रोग्राम है और हमारे यूजी 3 ईयर के प्रोग्राम, इससे एक 4 ईयर का ऑप्शन भी डाल दिया गया, ताकि अब जो बच्चे हमारे ग्लोबल कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं तो उनकी वो कंपेरेबिलिटी और वो उनकी वो कॉम्पिटेंसी का एस्पेक्ट कवर हो जाए। और एक तीसरी बात, ये काफी समय से महसूस हो रही थी कि हमारा जो शिक्षा का सिस्टम है, बहुत सारे विद्वान बोलते रहे हैं कि ये मैकाले की शिक्षा नीति रही है, तो जिसमें विदेशी टच ज्यादा रहा है। तो हमारी शिक्षा में एक नेशनल पर्सपेक्टिव होना चाहिए, और हम जो भी विषय पढ़ा रहे हैं उसमें अपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी उस विषय के ऊपर ज्ञानवर्धन हो हमारे युवाओं का। इन 3 प्रमुख सोच की वजह से ये आई, ऐसा मुझे लगता है। और भी कुछ वजह होंगी। अब अगली बात कि इसमें नया क्या है, व्हाट इज न्यू। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी या न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नया क्या है, ये भी इसमें से अधिकतर चीजें आप जानते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा आपके सामने रखता हूँ। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट है। बच्चा फर्स्ट ईयर में आके निकल सकता है, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकेंड ईयर में पूरा करके निकल सकता है, उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर में पूरा करेगा तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, और फोर्थ ईयर एक ऑप्शन चौथे साल का दे दिया गया जिसमें उसको ऑनर्स डिग्री मिलेगी या ऑनर्स डिग्री विद रिसर्च डिग्री मिलेगी। ये आप सब इससे विदित हैं, इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ।
दूसरी बात सीबीसीएस सिस्टम की, अभी मैंने आपको उसके बारे में बताया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आ गया और डिटेल में जब बात चलेगी तो इसी के ऊपर है। तीसरी बात मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, जैसा मैंने आपको अभी शुरू में कहा कि बच्चा अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषय भी पढ़ सकेगा। थोड़ा सा इसको कैफेटेरिया अप्रोच कहा गया यूरोपियन कंट्रीज में। जैसे आप कॉफी हाउस जाते हैं या कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सोच ये होती है कि रोज घर का खाना खाते हैं, एक दिन कुछ बाहर का खा के देखें। दैट इज कॉल्ड कैफेटेरिया अप्रोच। तो एजुकेशन में भी इसको कैफेटेरिया अप्रोच कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, कि आप अपने विषय के अलावा थोड़ा सा कुछ और विषय भी पढ़ें, किसी और चीज का भी ज्ञान हो, थोड़ा सा चेंज भी होगा और कुछ नया भी जानने को मिलेगा। वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो आप अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषय को भी जानेंगे, पढ़ सकेंगे बच्चे। एक बड़ा चेंज है वो स्टूडेंट सेंट्रिक एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी का है। अभी तक की जो अप्रोच रही है एजुकेशन की वो टीचर सेंट्रिक रही है। हमने सिलेबस बना दिया, हमने पढ़ा दिया, सो हमने तय कर लिया। बच्चे के पास ज्यादा चॉइस नहीं थी, सिर्फ एडमिशन लेते वक्त जो चॉइस थी कि कहाँ एडमिशन लेना है बस, फिर सारी चॉइस जो एजुकेशनिस्ट हैं उनके हाथ में था। अभी बच्चों को भी चॉइस दे दिया गया कई जगह। तो कैसे है? पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस इन ओन फैकल्टी, अपनी ही फैकल्टी में चॉइस है उनके पास। यदि बच्चा साइंस का है तो साइंस में, यदि उसने केमिस्ट्री में एडमिशन लिया है तो दूसरा विषय वो मैथमेटिक्स ले सकता है, फिजिक्स ले सकता है, जो भी और अवेलेबल ऑप्शंस होंगे। इसके अलावा वो उसके पास चॉइस है कि वो दूसरी अन्य फैकल्टी से भी कुछ भी एक कोर्स चूज कर सकता है हर सेमेस्टर में, जिसको आप एनी फैकल्टी बोल सकते हैं, या इसी का नाम है जेनरिक इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव कोर्स। जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का बच्चा एक पेपर पढ़ने के लिए हमारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भी आ सकता है, लेकिन एट द सेम लेवल। यदि वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का ही पेपर पढ़ने आएगा, फर्स्ट सेम में तो फर्स्ट सेम का ही पेपर पढ़ने आएगा। तो एक बकेट रहेगी, उसमें से बच्चा चुन सकेगा उसको कौन सा जेनरिक इलेक्टिव चुनना है। और एक और बड़ा चेंज अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि यूजी प्रोग्राम्स जो है वो 4 वर्ष तक एक्सटेंड हो गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सबको 4 वर्ष का करना है। 3 वर्ष में भी एग्जिट है और अब तो 1 और 2 में भी एग्जिट है, लेकिन 4 ईयरली प्रोग्राम में वही जाएगा एज पर ऑर्डिनेंस, जिसका 3 ईयर का जो एग्रीगेट होगा वो 7.5 CGPA होगा। और एक्सीलेंस कॉलेजेस के संदर्भ में तो ये लिखा है कि जिनका A ग्रेड होगा वही 4th ईयर ऑफर कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के संदर्भ में अभी साइलेंट है, पर एक्सीलेंस कॉलेजेस या ऑटोनोमस के संदर्भ में ये शब्द भी ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है। फिर और जो नई चीजें हमारा, अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारा भारतीय पारंपरिक ज्ञान है, उसका भी बहुत महत्व है, उसको भी हमको अपने सिलेबस में इंक्लूड करना है। फाउंडेशन कोर्स पहले भी थे, अभी उनका नाम थोड़ा बदल के एबिलिटी इनहैंसमेंट कोर्स कर दिया गया और अच्छा कैची नाम आ गया, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। पहले जो एनुअल सिस्टम में उन्होंने क्रेडिट्स दिए थे वो ज्यादा दिए थे एबिलिटी इनहैंसमेंट प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन अब केवल 8 दिए हैं, पहले एनुअल में 24 दिए हैं। इस परिवर्तन पे डिस्कस भी किया गया, लेकिन उन्होंने जो तय किया था उसी को उन्होंने किया। माननीय कुलपति जी के संज्ञान में है ये सब बातें कोऑर्डिनेशन कमेटी में। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। एनुअल में एबिलिटी इनहैंसमेंट को बहुत क्रेडिट दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ केवल 8 दिया गया। फिर स्किल इनहैंसमेंट को 12 वहां भी है, यहाँ पर भी है। स्किल इनहैंसमेंट के कोर्सेज हैं जो एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करने के पर्पज से हैं। और एक चौथी बात है, फील्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर या अप्रेंटिसशिप के ऊपर फोकस किया गया है। और एनुअल सिस्टम में तो 4 वर्षों में है ये चीजें, लेकिन हमारे यहाँ 3rd ईयर और 4th ईयर में बस होगा। और एक और अच्छी बात आ गई वो एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट या ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। तो जो बच्चा बीच में पढ़ाई करके छोड़ देता है या 1 साल की बाद कहीं और जाता है तो उसके वो क्रेडिट्स जुड़ जाएंगे। जैसे फर्स्ट ईयर के लिए हर ईयर के 40 क्रेडिट का है, तो 40 क्रेडिट है तो सेकेंड ईयर में जा सकता है, फिर 80 है तो 3rd ईयर में जा सकता है। वो क्रेडिट्स ट्रांसफर हो सकते हैं। इवन यूटीडी के अंदर भी क्रेडिट ट्रांसफर हो सकता है। जैसे एक बच्चा मैंने कहा कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का यहाँ पढ़ने आ गया, तो इस पेपर का क्रेडिट यहाँ से पेपर होगा, इसी का एग्जाम देगा वो, और उसकी जो क्रेडिट स्कोर होगी वो उसकी मार्कशीट में वहां रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो दैट इज ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। अगली बात की मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने इस मुद्दे में क्या किया है, कुछ चीजें आप जानते हैं। पहली बात, उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो इसको इसी सत्र 2021-22 से लागू कर देंगे उन सभी पाठ्यक्रमों के लिए जो 3 ईयरली यूजी प्रोग्राम्स हैं ट्रेडिशनली, जिनका भी मैंने आपको नाम बताया, बीएससी, बीए,
BCom, BBA, BSW, BCA, इस तरह के पाठ्यक्रम। और उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया है 3/11/21 को। 3/11/21 को हमारे यहाँ छुट्टियां थी, 8 तारीख से विश्वविद्यालय खुला, 12 को आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे कुलपति महोदय इन चीज़ों को लेकर कितने जागृत हैं, कितने एक्टिव हैं कि वी आर अमंग्स द फर्स्ट। मुझे 2 विश्वविद्यालय के लोगों ने कल परसों फ़ोन किया, तो हमने उनको बताया कि वी आर ऑलरेडी डूइंग ए वर्कशॉप ऑन टर्म्स। और एक विश्वविद्यालय ने ये भी कहा कि हम तो लगता नहीं कि इस सत्र में इसको लागू करेंगे। नेक्स्ट ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो दैट वे आप खुश हो सकते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय इस मुद्दे में काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी तेजी से तिरुपति जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है यूजी प्रोग्राम्स के लिए, जो आपको आने वाली स्लाइड्स में मिलेगा। मैं अभी उसको आपके सामने रखूंगा। 14A में नया क्या है? 14A में जो चीजें हमको समझनी, जो हमारे पुराने पाठ्यक्रम से लेके नया क्या परिवर्तन होने वाला है। क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है। तो जितने भी मेजर, माइनर या कोर कोर्सेज हैं वो 6 क्रेडिट के रखे हैं उन्होंने अधिकतर। हालांकि 6 क्रेडिट एनुअल के लिए था, और 6 क्रेडिट का मतलब होता है कि आपको 15 हफ्ते तक उसको पढ़ाना है, तो करीब 90 लेक्चर्स होने चाहिए उस कोर्स के। 90 लेक्चर जनरली हम 22-23 दिन चलाते हैं, तो 4 महीने लगेगा करने में, या फिर 1 से अधिक लेक्चर पर डे भी करना पड़ सकता है किसी का, वो सभी हेड्स अपने हिसाब से देख लेंगे। और जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का एक कॉन्सेप्ट आया है, विषय के अंदर ही इलेक्टिव देने का, और जेनरिक इलेक्टिव मतलब जो ओपन इलेक्टिव है, और एबिलिटी एनहांसमेंट या फाउंडेशन कोर्स है या स्किल एनहांसमेंट के कोर्स है, ये सब 4 क्रेडिट के रखे गए हैं। अभी ये टेबल आपके सामने आएगी, थोड़ा सा ब्लर्ड रहेगी क्योंकि मैंने इसका स्कैन कॉपी है मेरे पास। और फील्ड प्रोजेक्ट का एक कॉन्सेप्ट रखा गया। फील्ड प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप वो 6 से 10 क्रेडिट की है। एक जगह पर ऑर्डिनेंस कहता है कि इंटर्नशिप 6 क्रेडिट से अधिक की नहीं होना चाहिए, और एक जगह पर टेबल कहता है कि वो 10 क्रेडिट तक की हो सकती है। तो थोड़ा सा उनका खुद भी कॉन्ट्रडिक्शन है, तो उसके बारे में विचार कर लिया जाएगा भविष्य में। फिर एक्सटर्नल एग्जाम 60 मार्क्स के होंगे और इंटरनल 40 मार्क्स का होगा, ये भी एक चेंज है। एग्जाम ड्यूरेशन के बारे में भी चेंज है कि जो एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट के कोर्सेज हैं उनका एग्जाम 2 घंटे का होगा, और बाकी के सारे जैसे 3 घंटे के होते थे वैसे 3 घंटे के होंगे। और प्रोग्राम स्ट्रक्चर अभी आपके सामने आ जाएगा, जिसमें हर सेमेस्टर 20 क्रेडिट का होगा, हर साल 40 क्रेडिट का होगा, और पूरा प्रोग्राम 4 साल का 40 × 4 160 क्रेडिट्स का होगा। तो जो 42 वाला था उसको खत्म हो गया, ठीक है, उन्होंने डिसाइड कर दिया। बिल्कुल ठीक। ये उन्हीं के ऑर्डिनेंस 14 से लिया हुआ है। इसकी कॉपी है यहाँ मैंने करा के रखी, सबको एक एक पेज दे दीजिए। 2-3 लोग बांट दीजिए तो जल्दी पहुंच जाएगा। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पेज यही है पूरे ऑर्डिनेंस का, और इसी के ऊपर मैंने ये सारी चीजें बना के आपके सामने रखी हैं। कुछ चीजें और भी आ जाएंगी। ये ऑर्डिनेंस 14A से लिया गया, मैंने नीचे लिख दिया है। और इसको वो फ्रीज कर चुके हैं, तो इसमें अब हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। डिस्कशंस काफी हुआ, सर ने काफी बोला इसके ऊपर। नहीं, सर ने ही बनवा दिया। सर ने मुझे भी अवसर दिया था उनका, और पर ही ध्यान था सर। कोऑर्डिनेशन कमेटी में मुझे भी इसमें बोलने का अवसर सर ने दिया था। करीब वहाँ पर 30-35 लोग थे, अधिकतर वाइस चांसलर्स थे, और काफी हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की थी। उसकी वजह से कई परिवर्तन भी हुए हैं इसमें। लेकिन अब ये जो है ये फ्रीज्ड है, ये पास बाय द कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस है, तो इसके मुताबिक ही हमको सेट करना है। इसमें और कोई चेंज कर देने की गुंजाइश नहीं है, इसके अंदर ही है जो फ्लेक्सिबिलिटी है। अप्रेंटिस वाले में, फील्ड वाले में देखें कहाँ 6 के अलावा भी कुछ है क्या? वैसे 10 अपने कोर्सेज के लिए तो नहीं है, 10 अपने लास्ट में रखा है। नहीं 10 दिया है सर लास्ट वाले को हमने। अच्छा, वहीं पर, और एक जगह कहीं पर मैंने ऑर्डिनेंस पूरा पढ़ा था जितने पेज का था। हाँ। एक जगह जहाँ पर वो क्रेडिट का कह रहे हैं, हाँ। टेबल के नीचे वहाँ पे लिख रहे हैं कि ये उससे 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और उनके खुद ही टेबल वो एक जगह 10 भी दे रहे हैं। उसको मेंटेन करने के लिए वो चर्चा कर लेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन दिखा तो इसकी चली जाए तो उसमें तदनुसार एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखा था बस, तो हाँ, बस नॉलेज मिला दिया, तो जैसा भी सब उचित समझेंगे।
आई होप आपके पास आ गया होगा, आप अपने पास भी देख सकते हैं इसको। तो ये सेमेस्टर वाइज है। पहले सेमेस्टर में इन्होंने देखिए, पहले ऊपर टेबल देखिए, मेन फैकल्टी को उन्होंने रखा है। मेन फैकल्टी के अंदर उन्होंने सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 रखा है, और बगल में एनी फैकल्टी रखा है, उसके नीचे सब्जेक्ट 3 इसको बोला है। उसके बाद बगल में स्किल एनहांसमेंट है, फिर उसके बाद एबिलिटी एनहांसमेंट है, और फिर उसके बाद फील्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह, फिर क्रेडिट्स का टोटल है, और फिर क्या क्वालिफिकेशन मिलेगी, ये कॉलम्स है। और जो सब्जेक्ट 1 है उसको उन्होंने मेजर माना है। ये सर के इंटरवेंशन के बाद ये चेंज हुआ था इस तरह से। और मेजर में उन्होंने 2 हिस्से कर दिए, कोर और डीएससी। डीएससी का मतलब है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, जो विषय के अंदर ही आप चॉइस देंगे बच्चे को। जैसे हमारा बच्चा बीबीए कर रहा है, तो बीबीए के अंदर ही बिजनेस मैनेजमेंट में ही उसको हम जो चॉइस देंगे मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर करने का। या जिनके यहाँ ऐसा नहीं है तो कम से कम पेपर चुनने की चॉइस विषय के अंदर ही उसको देंगे, वो उसको हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कहते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो माइनर है। तो जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि माइनर है, जैसे केमिस्ट्री वालों को जो मैथमेटिक्स देना हो, या फिजिक्स देना हो, या बायोटेक्नोलॉजी देना, जो भी उचित समझेंगे जो उसमें होता होगा वो दे सकते हैं। और जेनरिक इलेक्टिव खुला हुआ है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया। आप जिस महाविद्यालय में है या हमारे कॉन्टेक्स्ट में आप यूटीडी में है, तो यूटीडी में जितने भी सेम लेवल पे जेनरिक इलेक्टिव मिल रहे होंगे, सपोज करिए हमारे 15 यूजी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो सभी 15 यूजी प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर में एक जेनरिक इलेक्टिव ऑफर करेंगे। तो उन 15 प्रोग्राम्स को कोई भी बच्चा यूटीडी का ले सकता है, अपना वादा छोड़ के। यहाँ पर ये चॉइस भी है, जो अभी फर्स्ट ईयर में विश्वविद्यालय संभवतः लागू नहीं करेगा, और ऑर्डिनेंस ने भी कहा है कि विश्वविद्यालय अपनी सुविधा से लागू करे। उसमें एक चॉइस ये भी है कि आप मूक्स के कोर्सेज को भी ऑफर कर सकते हैं, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। स्वयं पोर्टल में गवर्नमेंट के भी हजारों कोर्सेज हैं। तो बच्चा चाहे तो अपने विभाग का ही पढ़ता रहे, जेनरिक इलेक्टिव जहाँ पढ़ रहा है, चाहे तो अपने विभाग का छोड़ के यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में जहाँ पर सेम लेवल पे है वहाँ कोई पेपर दे दें। तो ऐसा करेंगे बच्चे, तो हमको टाइम टेबल ऐसा सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा कि उसी वक्त बच्चा यहाँ से छोड़े तो वहां पहुंच जाए, 10-15 मिनट का बीच में स्पेस देना पड़ेगा मूव करने के लिए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि वो इन दोनों को छोड़ सकता है और ऑनलाइन ओपन कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है। उसको फीस भरनी पड़ेगी, उसको एग्जाम देना पड़ेगा, और उसकी जब क्रेडिट आ जाएगी तो उसके मार्कशीट में रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी। तो संभवतः ये ऑप्शन बहुत कम यूज होता है, और अभी फर्स्ट ईयर में बहुत सारे चेंजेस होंगे, तो ज्यादा अच्छा होगा। सर विश्वविद्यालय के ऊपर है कि वो इस ऑप्शन को इस साल से खोले कि अगले साल से खोले, जब उसकी सुविधा हो, क्योंकि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उसकी देनी है। जैसे मूक्स के कोर्सेज देखने हैं तो उन डिपार्टमेंट्स में, जैसे हमारे यहाँ हम लोगों ने क्रिएट किया है सर, तो एक DTH लगा करके फैसिलिटी होनी चाहिए कि मूक का कोर्स बच्चा बैठ करके देख सके, हालांकि अपने मोबाइल पे ही बच्चे देख सकते हैं। तो इस तरह से कोर कोर्सेज हो गए, DSCs हो गए, और सब्जेक्ट 2 में माइनर हो गया, सब्जेक्ट 3 में जेनरिक इलेक्टिव हो गया, और आगे इसके बाद स्किल एनहांसमेंट और एबिलिटी एनहांसमेंट है, फील्ड प्रोजेक्ट है। फर्स्ट सेमेस्टर को देखेंगे यदि सबसे पहले हमारा ध्यान फर्स्ट सेमेस्टर में जाना जरूरी है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है अधिकतर जगह। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 6 क्रेडिट का एक पेपर आपको मेजर फैकल्टी का देना है, मेन फैकल्टी का देना है, और 6 क्रेडिट का एक पेपर और भी मेन फैकल्टी का देना है, लेकिन एक मेजर होगा एक माइनर होगा। जैसे केमिस्ट्री में बच्चे ने एडमिशन लिया तो केमिस्ट्री का पेपर मेजर होगा, इसके अलावा उस फैकल्टी में अन्य जो विषय है उसका पेपर माइनर होगा। और एक पेपर जेनरिक इलेक्टिव का, जो जेनरिक इलेक्टिव नॉर्मली आप अपने विषय से ही संबंधित जो सॉफ्ट पेपर हो, जिनको अन्य विषय का बच्चा भी पढ़ सके, ऐसे पेपर्स को रखिएगा। जो हार्ड पेपर्स होंगे उनको मेजर में जाइएगा। और एक पेपर एबिलिटी एनहांसमेंट का देना है। एबिलिटी एनहांसमेंट में भी सर हमारे पास चूंकि कुल 8 क्रेडिट की ही चॉइस है, तो और एक पेपर 4 का ही होना है, तो मतलब हम 2 पेपर दे सकते हैं। ऑर्डिनेंस में भी मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज और इंग्लिश और हिंदी ये कंपलसरी नेचर के एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, और उसमें भी इन्वायरमेंटल स्टडीज को एक लिखा है और दूसरे में इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी लिखा है, या हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश लिखा है। तो उसको समझने में ये समझ पड़ता है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज हम सबको ऑफर करना पड़ेगा, और हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक जो आपके मूल विषय में ज्यादा उचित लगे उसको आप ले सकते हैं। मेरे मन में ये भी आया था कि हम हिंदी इंग्लिश को 2-2 का कर सकते हैं, पर आगे कहीं वो लिख रहा है कि नहीं, हर क्रेडिट 4 क्रेडिट का ही होगा पेपर कम से कम, तो 2-2 का करना भी नहीं हो पाएगा।
तो हिंदी इंग्लिश में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज सबको देना पड़ेगा, ये ऑर्डिनेंस में है, आप सबके पास कॉपी आएगी तो देख लीजिएगा। तो ऐसा ये फर्स्ट सेमेस्टर का रहेगा। सेकेंड सेमेस्टर करीब करीब वैसा ही है जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, क्या पूरा ही वैसा ही है, सेम टू सेम है फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर भी सेम है, थोड़ा सा चेंज है थर्ड और फोर्थ में। एबिलिटी के पेपर्स की जगह स्किल के पेपर आ जाएंगे, स्किल एनहेंसमेंट के, थर्ड और फोर्थ में। फिफ्थ सेमेस्टर में जो आएंगे तो यहां से एक नई चीज जो जुड़ेगी वो है फील्ड प्रोजेक्ट। और फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा जो मेजर सब्जेक्ट है वो चलता रहेगा 6 क्रेडिट का, और एक नई चीज जुड़ जाएगी वो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, मतलब आपके विषय के अंदर ही जो इलेक्टिव आप देना चाहते हैं। और उनकी क्रेडिट उन्होंने 4-4 की रखी है, ऐसे कुल पूरे प्रोग्राम में 4-4 क्रेडिट के 4 पेपर होंगे तो 16 क्रेडिट है। 5वें सेमेस्टर में 1 रखा है डिसिप्लिन स्पेसिफिक, और 6वें में 2 रखे हैं, 4-4 क्रेडिट के 2। और 5वें सेमेस्टर में स्किल एनहेंसमेंट का एक पेपर कंटिन्यू करेगा क्योंकि उसका टोटल 12 वेट दिया है, तो 4-4-4 के 3 12 हो जाएंगे। और 5वें सेमेस्टर से फील्ड प्रोजेक्ट आ गया, 6वें में भी फील्ड प्रोजेक्ट आ गया। फील्ड प्रोजेक्ट ऑब्लिक इंटर्नशिप ऑब्लिक अप्रेंटिसशिप, कुछ प्रोग्राम्स में जैसे कि BSW है उसमें कम्युनिटी सर्विस वगैरह भी हो सकता है इसकी जगह पे। और यहां तक 6वें सेमेस्टर तक की बात हो गई। इसके बाद 7वां और 8वां सेमेस्टर जो चौथा वर्ष है वो उनके लिए है जो ऑनर्स में जाएंगे, जिनका तीसरे वर्ष तक 7.5 CGPA या 75% अंक होंगे। तो 7वें सेमेस्टर में फिर एक मेजर पेपर 6 क्रेडिट का रहेगा, 8वें में भी एक मेजर पेपर 6 क्रेडिट का रहेगा, 7वें में एक माइनर का पेपर यहाँ पे उन्होंने 4 क्रेडिट का कर दिया है, वो 20 का हिसाब बैठाने के हिसाब से किया है। अभी तक आप मेजर माइनर में जो पेपर थे वो 4 के थे, पर DSC का दिया है तो DSC 4 का ही दिया है, माइनस सॉरी इधर नीचे दिया 8वें में दिया। DSC तो 4 थे तो 4 का ही है। रिसर्च मेथोलॉजी को भी इसमें 4 क्रेडिट का कर दिया है, एनुअल में 6 का है। तो इस तरह से 6, 4, 10 और 4, 14 और 6 क्रेडिट का वो फील्ड प्रोजेक्ट हो गया। और आखिरी सेमेस्टर में 6 क्रेडिट का एक मेजर पेपर है और 4 क्रेडिट का एक माइनर सब्जेक्ट भी दिया है, ठीक है। 4 क्रेडिट का एक माइनर भी दे दिया यहाँ पर। ये हम लोगों को लॉजिकली फिट नहीं लग रहा था, डिस्कशन काफी हुआ था इसके ऊपर कि जब जिसको हम पीछे छोड़ा है उसको फिर वापस यहाँ क्यों लेके आ रहे हो आप, माइनर को तो आप यहीं छोड़ चुके हो। पर उन्होंने बना लिया और वो सर एक सेंटेंस बोलते हैं, सर जब बोलेंगे तो बताएंगे सर, तो सर उसमें कहा भी कि वो अड़े हैं अपनी बात पे, तो अड़े हैं वो, तो लॉजिकली उनके पास जवाब नहीं था, पर ये है इस तरह से यहाँ पर। तो एक माइनर का पेपर वो 8वें सेमेस्टर में भी पढ़ेगा बच्चा। और फील्ड प्रोजेक्ट यहाँ पर 10 का दे दिया उन्होंने, इसकी भी हम लोगों ने बात की थी कि आप ये 28 क्यों कर रहे हो, आपने एनुअल में तो 24 ही रखा है, यहाँ 28 क्यों कर दिया, इसकी जगह एबिलिटी एनहांसमेंट बढ़ा दो जो वहाँ पे 24 का है। पर उन्होंने इसमें हम रिसर्च मेथोलॉजी का एक पेपर फिर से कर दें तो हमारा एक्स्ट्रा 8 हो जाए उस क्रेडिट में। सर ये बदलने का मतलब हमको अधिकार नहीं है सर। अच्छा, माने यहाँ से प्रस्ताव तो जा सकता है। हाँ प्रस्ताव जा सकता है, पर चूंकि ऑर्डिनेंस 2 नंबर कम है उसमें। हाँ जी 2 क्रेडिट। जी जी, इस पे काफी बात हुई, सर ने काफी कहा था सर इसमें, और भी कई लोगों ने कहा था जो और कुलपति थे वहाँ पे। तो ये इस तरह से है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसकी बात होगी तो आगे करी जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट टेबल ये है, इसमें ये वही सेम टेबल है, सॉरी आगे आ जाएगा, ये टेबल है इम्पोर्टेंट, जो तो मैंने बना दिया था क्लियर देखने के पर्पज से। ये जो क्रेडिट्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का उन्होंने पैटर्न भी दे रखा है। आप थ्योरी प्रैक्टिकल में, जहां पर थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है, आप एक 4 की थ्योरी और 2 का प्रैक्टिकल कर सकते हैं, या 2 की थ्योरी और 4 का प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जैसा आपका कोर्स टाइप हो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 दिया है। और टाइप 1 ऐसे कोर्सेज के लिए जैसे हमारे यहाँ का कोर्स है, या ये सब मैं आपको शेयर कर दूंगा स्लाइड, फोटो खींच के परसा मतलब पूरा सेट शेयर कर दूंगा, पीपीटी आप तक पहुंच जाएगी। और 6 का पूरा भी क्रेडिट 6 थ्योरी का हो सकता है, मतलब प्रैक्टिकल 0 है। जैसे हमारे यहाँ जैसे विषय हैं जिनमें हर पेपर में तो प्रैक्टिकल नहीं है, नॉर्मली साइंसेज में ही प्रैक्टिकल होते हैं, तो पूरा का पूरा 6 क्रेडिट का रखा है। इसी पे काफी डिस्कशन हुआ था। और इसमें इंटरनल 40 का रहेगा और एक्सटर्नल
60 का रहेगा। और उसी तरह से प्रैक्टिकल में भी 40-60 का कर सकते हैं, जहां पर प्रैक्टिकल को ज्यादा क्रेडिट का किया, यदि आपने किया 4 क्रेडिट का किया, तो फिर वहां पर वो 50-50 कर दिया, ऑप्शन दे दिया, 50 थ्रू सीसीई और 50 एक्सटर्नल के थ्रू कर दिया है। और एक ऑप्शन और भी दिया है जिनके यहाँ प्रैक्टिकल नहीं है उनके लिए, कि वो 5 थ्योरी लेक्चर कर सकते हैं और 1 ट्यूटोरियल कर सकते हैं। ट्यूटोरियल का मतलब ये होगा कि जैसे किसी बच्चे को कुछ चीज समझ नहीं आई या किसी की क्लास छूट गई, तो आप हफ्ते के आखिरी दिन एक लेक्चर ट्यूटोरियल का कर दीजिए उस विषय का। तो जो चीजें छूटी हुई हैं, जो बच्चे कहेंगे दोबारा सीखना चाहते हैं, दोबारा जानना चाहते हैं, तो उसको आप रिपीट कर दीजिए। या सेमेस्टर के एंड में आखिरी के 15 दिन 20 दिन ट्यूटोरियल के लिए डेडिकेट कर दीजिए। जिस तरह से भी उस प्रोफेसर इंचार्ज को चाहेंगे डिसाइड कर सकते हैं। तो ये 5-1 का ब्रेकअप भी इस तरह से हो सकता है पढ़ाने के उद्देश्य से, या आप चाहें तो सीधा 6 का पूरा इकट्ठा रखें, ट्यूटोरियल नहीं रखें, दोनों ऑप्शन है आपके पास। फिर दूसरी श्रेणी जो है वो जेनरिक इलेक्टिव या डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स या स्किल एनहांसमेंट इलेक्टिव, जिनके 4 क्रेडिट हैं उनके लिए है। तो 4 क्रेडिट्स वालों में भी उन्होंने 4 और 0 का ऑप्शन दिया है, और 3 और 1 का ऑप्शन भी दिया है, जहां पे प्रैक्टिकल कराना चाहते हैं आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर्स में, साइंसेज में, या 1 और 3 का भी ऑप्शन उन्होंने दे रखा हुआ है। इवन स्किल एनहांसमेंट में भी उन्होंने ये ऑप्शन दे रखा है। स्किल एनहांसमेंट में कोई ऐसा कोर्स भी आप डिजाइन कर सकते हैं जिसमें प्रैक्टिकल ज्यादा हो, लेकिन ऑलरेडी फील्ड विजिट्स वगैरह काफी है, पर ये आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन ट्यूटोरियल वाला भी इसमें है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, जहां पर जैसे हमारे बीबीए में होंगे, तो वहां पे भी 3+1 भी कर सकते हैं इसको। 3 क्लासेस लगेंगी, चौथी क्लास ट्यूटोरियल होगी, चाहे वो हर वीक में प्लान कर लें या तो पूरे सेमेस्टर के हिसाब से प्लान कर लें। और ऐसी उसका है जो एबिलिटी एनहांसमेंट, देखिए सीसी कर दिया है। सीसी मतलब जो कंपलसरी कोर्स है। कंपलसरी कोर्स वही है एनवायरमेंट स्टडीज और हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश, ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, तो उसमें ये ऑप्शन नहीं दिया है, उसमें तो वो 4 का ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फील्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में इसी तरह से दिया हुआ है, और ऐसे ही रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में दिया हुआ है कि उसमें 3 का क्लास ले लीजिए, 1 का ट्यूटोरियल ले लीजिए, और उसी तरह से इसका ब्रेकअप है। तो क्रेडिट का एक्चुअली कोर्स वाइज जो मिनिमम क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से बनाई है। जो मेन या ओन फैकल्टी है उसके अंदर 96 क्रेडिट्स रखी हैं 4 साल में। उसका ब्रेकअप ऐसा है कि मेजर में 64 है और माइनर में 32 है। उसमें भी मेजर में कोर कोर्सेज और डीएससी के लिए उन्होंने 4 चौके 16 दे दिया, 64 से 16 माइनस कर दीजिए, तो जो बचा वो कोर कोर्सेज के लिए हो गया। और एनी फैकल्टी मतलब जनरल इलेक्टिव वाली हम बात कर चुके हैं, 16 है उसकी, 4-4 के 4 हैं। स्किल एनहांसमेंट के 4-4 के 3 हैं। फाउंडेशन कोर्स या एबिलिटी एनहांसमेंट का 4-4 के 2 है। और प्रोजेक्ट और फील्ड स्टडीज के कुल मिला के 28 क्रेडिट हैं। तो इस तरह से ये नीचे उसमें एक नोट भी दिया उन्होंने कि फॉर बीबीए, बीसीए, बीएचएससी एंड लाइक प्रोग्राम्स ए ग्रुप सब्जेक्ट शैल बी चूजन एज मेजर, माइनर, जनरल इलेक्टिव। ये भी हम लोगों के इंटरवेंशन से ही आया, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि जैसे बीएससी में ऐसा होता है कि हमारा मेजर फिजिक्स है, माइनर केमिस्ट्री है, या मेजर मैथ्स है, माइनर फिजिक्स है, लेकिन मैनेजमेंट में तो ऐसा नहीं होता कई बार, वहां तो हमारा स्पेशलाइजेशन होता है। तो उन्हें इसलिए उसको ग्रुप पैटर्न में करके करने के लिए कहा है। तो उन्होंने अपने यहाँ का डिजाइन भी किया है। तो जो हमारे सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से पेपर्स आए उनको हमने माइनर की श्रेणी में रख दिया, या मैथमेटिक्स से जो आए, और जो कोर पेपर्स है मैनेजमेंट के उनको हमने मेजर की श्रेणी में रख के इसको हमने सेट भी कर दिया। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमको विश्वविद्यालय स्तर पे इसमें क्या काम करना है, जो हम सबका काम है महत्वपूर्ण। तो ईच प्रोग्राम जो है प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, आपको पूरे प्रोग्राम का एक पेज का प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव बना के रखना पड़ेगा। कई सर्विसेज में पहले भी रहे होंगे, कई में नहीं रहे होंगे, और नेट की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक पेज का राइटअप बनाना है। और हर कोर्स का एक कोर्स ऑब्जेक्टिव होगा और एक कोर्स आउटकम भी होगा। इस कोर्स को पढ़ाने, कोर्स मतलब पेपर, इस पेपर को पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, और इस पेपर के पढ़ने के बाद बच्चा क्या सीखेगा, ये आउटकम्स है। और ईच कोर्स विल हैव यूनिफाइड सिलेबस, तो वो आप पहले से भी करते आ रहे हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया। सर ये कोर्स तो वहीं से बन के आया है। किसमें सर?
प्रदेश शासन की वो तो एनुअल के लिए बना है सर। मेजरमेंट ने दिया है ना कोर्स बनाकर, जी सर। सिलेबस दिया है ना बनाकर। नहीं, सिलेबस तो सर उन्होंने एनुअल का दिया है, सेमेस्टर का नहीं दिया। किए हैं जी सर। मेजर, मान लीजिए कोई पेपर है हाँ तो उसका एनुअल में दे दिया, तो उसको ब्रेकअप करके 2 पार्ट में करके फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड। सर अभी वो बात थोड़ा सा नीचे तक पहुंच जाए। लास्ट में लिखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने कुछ हमारा ये कहना है कि जो ऑब्जेक्टिव अडॉप्ट कर लेंगे तो वहाँ से अडॉप्ट करने में कुछ भी बुराई नहीं है सर। ठीक है, बात वही है। अडॉप्ट तो कुछ भी कर सकते हैं, सब अडॉप्ट करें। ऑब्जेक्टिव तो वहीं से आया था। सर ये अभी एक सेंटेंस आ रहा है नीचे, और सभी ने सजेस्टेड रीडिंग्स भी देना है, बुक्स के नाम देने हैं, और हमको 2 फाउंडेशन कोर्स जो आपसे कह रहा था जो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं वो होंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश। और ये इंपॉर्टेंट बात है नीचे की जो लिखी हुई है, सिलेबस फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स विल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये लिखा है सर ऑर्डिनेंस में, बेस्ड ऑन द करिकुलम इश्यूड बाय यूजीसी अंडर एलओसीएफ लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क। अधिकतर विषयों का हमने ये यूजीसी ने बना दिया, मैंने कल गूगल भी कर लिया था, ये अवेलेबल है। उसमें आप 20% तक डेविएशन कर सकते हैं। तो चाहे आप मध्य प्रदेश शासन वाले को लेके अडॉप्ट करके कर रहे हैं, पर हमारा मेन जो रेफरेंस पॉइंट है वो यूजीसी है, जो उन्होंने एलओसीएफ बना रखे हैं, उसमें हम 20% तक डेविएशन के साथ उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। जिन विषयों का नहीं अपलोडेड है उनमें आपके पास लिबर्टी है, अधिकतर विषयों के अपलोडेड है, तो वहां से लेके कर सकते हैं। नहीं, अपने पास लिबर्टी जो है वो इस ऑर्डिनेंस के हिसाब से तो यूजीसी एलओसीएफ के उसमें है, जिसमें कहीं नहीं लिखा है कि स्टेट में जो डिसाइड नहीं है लिखा। वही आप अडॉप्ट नहीं करें, लिखा। ऐसा नहीं। नहीं, तो ये स्टेटमेंट की स्टेट का ऑप्शन भी है और यूजीसी का भी है, ये ठीक नहीं, यूजीसी वाला ही है ये ऑप्शन ऑफिशियल सर ने जो की बात कही डॉक्टर है। साहब ऑर्डिनेंस 12.4 में दिया हुआ है 14A में, अब तो 14A है सर। 14A के 12.4 में दिया है कि यहीं से सिलेबस लेंगे। ठीक है, अतुल जी, वहीं से मैंने भी वहीं से लिखा था। अतुल जी, यूजीसी ने क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनाया है जिसको आप नहीं मेरा हाँ, लेकिन सर जो ऑर्डिनेंस 14A में लिखा मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। जस्ट क्वेश्चन है, उसके ऊपर बेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं कर अदर यूजीसी है डेली मॉडिफिकेशन। नहीं सर, एजुकेशन पॉलिसी तो एजुकेशन सिस्टम के लिए है, और ये सिलेबस के लिए स्पेसिफिकली। बिजनेस के लिए भी एनईपी में ट्यूशन कंट्रोल नहीं है, जो भी आप एक्सटेंड कर रहे थे यूजीसी से कॉन्फ्लिक्ट होगा, मेरा कहने का सही। हाँ, वही चलिए ठीक ये एज पर ऑर्डिनेंस 14A में आपके सामने रख रहा हूँ, उसमें जो गाइडलाइंस है, यहाँ जो भी चीज है मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उसी के मुताबिक कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई भी चीज नहीं। और ये आखिरी पॉइंट हमारे सब सीनियर टीचर्स जानते हैं, अतिथि विद्वानों के भी संज्ञान में आ जाएगा कि ये जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर, सिलेबस, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन स्कीम ये सब बनेगी, ये स्टैंडिंग कमेटी से पास होकर फिर विश्वविद्यालय में लागू होगी। तो ये भी लास्ट टाइम हमने रखा था, जो 60 का ब्रेकअप 2 तरह से हो सकता है, जो भी तय करेंगे 60 मार्क्स का, क्योंकि उसमें ऑर्डिनेंस में लिखा है कि प्रेफरेबली 3 तरह के क्वेश्चंस हों, ऑब्जेक्टिव टाइप भी, शॉर्ट आंसर टाइप भी और लॉन्ग आंसर टाइप भी। तो 5 ऑब्जेक्टिव रख दिए, हर यूनिट से 1 5 नंबर का हो गया। शॉर्ट आंसर टाइप 10 दे दिए, 5 करने होंगे, 5 नंबर का एक तो 25 हो गया। लॉन्ग आंसर टाइप 5 दे दिए, 2 करने होंगे, 15 का एक तो 30 हो गया। तो इस तरह से 60 का ब्रेकअप हो जाएगा। डॉक्टर साहब इसको यूनिफॉर्म करना पड़ेगा जी क्योंकि यूनिवर्सिटी तो एग्जामिनेशन एक जैसा ही करेगी। जी सर, तो उसी ये के दोनों ऑप्शन नहीं, एक डिस्कशन करके हाँ, एक आज- सेलेक्ट करना आज तय कर पड़ेगा, देंगे। ताकि उसी को अडॉप्ट करें सारे बोर्ड। जी नहीं सर। तो फिर ये वेरिएशन हो वही- जाएगा, तो फिर पेपर सेटिंग में बहुत दिक्कत होगी। बिल्कुल ठीक है सर, जो एकेडमिक काउंसिल से पास हो जाएगा सर। अभी तो मैंने ये प्रस्ताव के रूप लेकिन में मीटिंग तो अभी रख दी 16 तारीख को सारी बोर्ड की, जी तो वो 16 के पहले आपको एकेडमिक काउंसिल में फाइनल करना अभी पड़ेगा। तक करिए सर, सबको मैसेज करवा दिया जाएगा सर। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 10 ऑब्जेक्टिव दे दीजिए, जो पसंद हो सर सबको वो करते हैं। ये नहीं, वो 5 वाला ही ठीक है। तो इसको डिलीट कर देंगे सर, कोई बात नहीं। ठीक है, 10 देंगे तो ये क्वेश्चन 4 के हो जाएंगे। यही जो पहले चलता है, लास्ट वाला जो अपने यहाँ चलता रहा 5 तो वही चलेगा। ये ठीक है सर। हाँ, 5 इस पे अभी बताया, सारे सीनियर बैठे हैं, ये अभी का ठीक है क्या? हाँ ये ठीक है। है ना? हाँ, सही है। इसको ओके कर लीजिए। ओके ठीक है सर, ओके 5 दोबारा। इसको हटा देते हाँ, हैं। ये- ये मैंने एक ऑप्शन रखा था बात करने के लिए। फिर इंटरनल असेसमेंट जो 40 मार्क्स का है, ये जो लिखा हुआ है ये एज पर ऑर्डिनेंस है ऊपर का हिस्सा, कि आपके 3 असेसमेंट्स होंगे 20 मार्क्स ईच के। 2 थ्योरी असेसमेंट्स होंगे जिसको आप क्लास टेस्ट कह देते हैं,
और एक असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा जो बेस्ड होगा बाकी सब चीजों पे, जैसे कि असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन है, क्लास पार्टिसिपेशन है, ये सब चीजें हैं। और बच्चा जिन 3 में से 2 असेसमेंट में ज्यादा अच्छा करेगा वो मार्क्स जुड़ेंगे। दोनों थ्योरी के हो सकते हैं या एक थ्योरी का और एक जो आपका जनरल असेसमेंट है उस पर हो सकते हैं। तो ये इसका स्कीम है बेस्ट ऑफ 2 का। और 20 के क्लास टेस्ट हो जाएंगे। जो 20 का ब्रेकअप है उसका वैसे असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, क्लास पार्टिसिपेशन इस फॉर्म में दे सकते हैं। इसको भी फ्रीज कर देंगे तो सब जगह यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी। और किसी कंटिजेंसी में विश्वविद्यालय इसमें परिवर्तन कर सकेगा सर। जैसे अभी कोविड आ गया तो कभी ऐसी स्थिति होती है कि प्रेजेंटेशन वगैरह हो ही नहीं सकते हैं, तो फिर उस टीम टेस्ट कर देंगे रिटर्न के साथ। और ये एक चेंज होगा, ये भी सर लोगों ने देखा हुआ है, अतिथि विद्वानों के ये संज्ञान में है ये, कि ये ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम होगा। एग्जाम बच्चे का 100 मार्क्स का होगा, तो जैसे मार्क्स पाएगा 90 से 100 के बीच में मार्क्स पाएगा तो उसको ग्रेड पॉइंट 10 मिलेगा, उसका नाम आउटस्टैंडिंग होगा। और ऐसी करके इसी ऑर्डर में उसको ग्रेड पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो आप कह रहे थे कि सीजीपीए अगर 7.5 होगा तीनों का मिला के, तो वो फोर्थ चला जाएगा, जा सकता है, उसको ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये 70 to 79% अगर ये ग्रेड पॉइंट में आएगा ए में तभी होगा। तो 7.5 के बजाय ये 70 ए ग्रेड होगा कि 7.5 होगा? क्या ए ग्रेड तो सर 70 वाले को ही मिल जाएगा। ये वो बात सीजीपीए पे हो रही है, ये ग्रेड पॉइंट है। सीजीपीए पूरे का होगा, सीजीपीए 3 इयर्स का होगा। ये इसके फॉर्मूला है सर, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, सीधे टेबल पे जाऊंगा तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की एक ग्रेड शीट बनेगी, तो पहला कोर्स 6 क्रेडिट का हो गया, दूसरा कोर्स 6 क्रेडिट का हो गया, तीसरे चौथे 4 क्रेडिट के हो गए। सपोज करिए बच्चे को जो ग्रेड मिला मार्क्स के आधार पे वो B+ मिला, A मिला, A+ मिला और B+ मिला, तो उसके मुताबिक उसका ग्रेड पॉइंट 7, 8, 9, 7 हो गया। तो ग्रेड पॉइंट को क्रेडिट से मल्टीप्लाई किया, 6 × 7 42, 6 × 8 48, और इसी ऑर्डर में ये आ गए। इनका टोटल करिए तो इसका टोटल क्रेडिट पॉइंट्स हो गए 154, और उन 154 को टोटल क्रेडिट से डिवाइड कर दिया जो टोटल है 20, तो एसजीपी आ जाएगा। एसजीपी मतलब सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो ये उसका 7.7 एसजीपी आ गया। अगले सेमेस्टर में जाएगा तो इसी तरह से अगले सेमेस्टर का बन गया सेम टू सेम, और उसमें एसजीपी 7.8 आ गया। तो फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का मिला के जब सेकंड सेमेस्टर में जब आप एसजीपीए को निकाल दिया, सीजीपीए जो होगा फर्स्ट सेमेस्टर में तो सेम रहेगा, पीछे कोई सेमेस्टर नहीं है, पर सेकंड सेमेस्टर में सीजीपीए दोनों का जोड़ के बनेगा। 154 + 156 दोनों को जोड़ा तो 310 आया, और 20 + 20 दोनों को जोड़ा तो 40 आया, डिवाइड किया तो 7.75 आया। और इसको यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 10% कर देना है, तो 7.75 है तो 77.5 आ जाएगा, जहां परसेंटेज की आवश्यकता है। ये इसके बारे में मोटी मोटी बातें थी। सो थैंक यू वेरी मच। सर 2-3 चीजें हैं क्लियर कर दो। अभी तो आप वर्कशॉप चलाएंगे, गुरुजी का व्याख्यान हो जाए फिर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ना। हाँ सही बात। ऐसा कर सकते हैं सर कि सर का व्याख्यान हो जाए, उसके बाद लाइट रिफ्रेशमेंट हो जाए, तो जिनको भी कोई क्वेरी होगी आ जाएंगे यहाँ पर बात करते हाँ ऐसा कर ले जैसा कहें सर। मैं कह रही कि क्वेरी जरूरी होनी चाहिए, फिर आपका डिपार्टमेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स आएगी अपने सब्जेक्ट्स को लेकर, वो अपने सॉल्यूशन के उस पर आ गए। हमारे विश्वविद्यालय में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। उसकी लिमिटेशन हम देख चुके हैं, कितने % तक जा सकते हैं। वो आवश्यक नहीं है सारी फैकल्टी में जाए, जिस फैकल्टी में नहीं है वहाँ पर सोच सकते हैं। चलिए मैं आ जाता हूँ, आ गया सभी ने बुला लिया। थैंक यू। सम्मानीय सभी प्राध्यापक साथी,
अतिथि विद्वान साथी, हम सब एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं और जब नए भारत की ओर बढ़ते हैं तो जैसा हमारा जीवन का विकास क्रम होता है वैसा कोई भी विकास का स्वरूप दिखाई देता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो किलकारी आती है, कभी जन्म लेता बच्चा हंसता नहीं है, हम सब जानते हैं, रोता है। रोने से आशा क्या है? रोने से आशा यही है कि हम जो अभी देख रहे हैं, अब हमको डिस्कशन करना है, 4 क्रेडिट ठीक नहीं है, 6 क्रेडिट ज्यादा है, कहीं ना कहीं असमंजस है। फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो हम देखते हैं कि उसकी संभाल के लिए माता पिता और सारा समाज कहीं ना कहीं उसको संभालने में लगा रहता है और वो संभालने की जो प्रोसेस है, भारतीय मनीषा में हम उसको संस्कार कहते हैं। संस्कार यदि हम अच्छे देंगे तो परिवार भी संभलेगा, समाज भी संभलेगा, राष्ट्र भी संभलेगा और विश्व भी संभलेगा। तो शिक्षा के इस स्वरूप में जिसमें हम इस नई शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं, इस संभाल का काम किसके जिम्मे है? हम शिक्षा जगत के शिक्षकों के जिम्मे है। जितने अच्छे से हम अपने बच्चों को संभाल सकेंगे, क्योंकि डिग्री, या मैं जो सोचता हूं व्यक्तिगत, डिग्री किसी को ऊंचा नीचा नहीं करती है, उसका अपना जीवन और चिंतन उसे ऊपर और नीचे कर ले जाते हैं। कल समाचारों में आप लोगों ने सुना होगा राजाचारी करके एक और वैज्ञानिक को ऊपर भेजा जा रहा है, वो मूलतः भारत का है। एक समाचार और पढ़ा होगा, अमेरिका में इस बात की चिंता की जा रही है कि वहां 10th स्टैंडर्ड से नीचे के बच्चों का मैथमेटिक्स बहुत वीक हो गया है। आपको याद होगा कि बिल क्लिंटन के बाद अभी राष्ट्रपति थे, टर्म्स के पहले सर ओबामा, जिनने न्यूज पर ध्यान दिया हो, ध्यान में हो किसी के, ओबामा ने कहा था कि यदि हमारा देश आने वाले समय में गणित का ध्यान नहीं रख पाया तो हमारे देश की जनरेशन शेष विश्व से और खासकर भारत से बहुत पीछे हो जाएगी। तो क्यों चिंता कर रहा है अमेरिका? ऐसी चिंता इसलिए कर रहा है कि मैथमेटिक्स के मामले में भारत आज सर्वश्रेष्ठ है। तो मैथमेटिक्स यानी क्या? 2 + 2 = 4, ये मैथमेटिक्स है क्या? ये नहीं है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स है हमारा अपना जीवन, हमारे अपने संस्कार, हमारे अपने रोज के जीवन का चिंतन मनन। ये मैथमेटिक्स भारत का आज भी है। धर्म के रूप में हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, कहते हैं ना। क्या है ये? विश्व के कल्याण का भाव कहीं वैश्विक स्तर पर किसी भी मानवाधिकार संगठन में आपने कभी सुना क्या? नहीं सुना। लेकिन भारत में हम सुनते हैं और भारत में सुनने के कारण यहां का मैथमेटिक्स मजबूत है। हम जीव जगत की बात करते हैं। आज कौन सी तिथि है, कोई बता सकता है? देशी तिथि गोपाष्टमी कल थी सर, आज नवमी है। इस नवमी को क्या कहते हैं बताएगा? अरे सर थैंक यू। आंवला नवमी। क्या है आंवला नवमी? प्रकृति की पूजा है। हम आंवले के नजदीक जाते हैं, पेड़ के हमारी मातृ शक्ति जाती है, पूजन करते हैं, कुछ क्षेत्रों में भोजन भी ले जाके वहीं करते हैं। ये क्या है? अरे बोले ये तो दतिया ने उसी कार्यक्रम में, वहां जाके क्या करेंगे? अच्छी होटल में चलो, बढ़िया वहां डिनर लेंगे। जीवन के 2 अर्थ हैं, एक आंवला के नजदीक बैठकर भोजन करना और एक 5 स्टार होटल में जाके भी भोजन करना। तो इन दोनों जीवन पद्धतियों में जाने के बाद परिणाम क्या है, मुझे लगता है किसी को बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, हमको सोचना पड़ेगा।
और ये जो नई शिक्षा नीति है यह इसी को लेके आ रही है। हम अपने बच्चों को पुरातन भारत से कैसे जागृत करें। यहां इतनी फोटो लगी है, ये सब विद्वान है, इसमें कहीं शंका नहीं है, लेकिन क्या मैनेजमेंट में भारत कमजोर था? क्या यदि भारत पढ़ाने पर आए, जिस दिन मैं सोचता हूं हनुमान से अच्छा मैनेजमेंट कौन जानता था? रामायण काल की बात करें तो कृष्ण से अच्छा मैनेजमेंट कौन जानता था? द्वापर की बात करें तो, और कलिकाल की भी बात करें तो ऋषि परंपरा में मैनेजमेंट के कितने आचार्य हुए। चूंकि हमने स्वतंत्रता के पूर्व से ही, जो एक डॉक्टर साहब ने, अतुल जी ने विषय छेड़ा था कि मैकाले कल्चर एक मानक बना के रखा है हमने बातचीत में। विदेशी प्रत्येक क्रिया को हमने श्रेष्ठ मान लिया है, भारतीय संस्कृति और संस्कारों को हमने कुछ गौण मान लिया है। तो प्राथमिकता आने वाली इस नई शिक्षा नीति में जो निकल के आ रही है वो ये है मूलतः कि हम अपने मूल को जानें। और ये चिंतन सब दूर चल रहा है। मैं अभी दीपावली की छुट्टियों में घर गया था, जबलपुर आया विशेष रूप से केवल विद्यासागर जी महाराज से मिलने। हम 3 कुलपति थे, 5-7 प्राचार्य थे, शिक्षा जगत के 14-15 लोग थे, बैठे उनके पास। मैंने ही सबसे पहले प्रश्न किया कि महाराज जी, नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, इस संबंध में आपका क्या व्यू है, आप क्या सोचते हैं? जो विद्यासागर जी को जानते होंगे उनको पता होगा वो कितने अच्छे थिंकर हैं। मैं मनीषी से ज्यादा उनको बहुत अच्छा विचारक मानता हूं। उन्होंने कहा केवल और केवल भारत के ज्ञान की शिक्षा यदि इस देश में शुरू हो जाएगी, 10 साल में भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर बिल्कुल श्रेष्ठतम हो जाएगी। एक वाक्य में ये अर्थ निकल के आया। हम लोग लगभग 50 मिनट उनके साथ बैठे, यही बात नई शिक्षा नीति में हमको बताई जा रही है। हम अपने उसको बताएं, ये जो मेजर माइनर और इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात आ रही है, हिंदी आधुनिक अंग्रेजी और पर्यावरण की बात आ रही है, तो ये हम बच्चों को सिखा पाए। चाहे योग की बात हो, चाहे संस्कृत की बात हो, चाहे अन्य और विषयों की बात हो, हम उसमें बच्चों को क्या दे पा रहे हैं। तो हम अपने विभागों में भी सिलेबस के किसी उसको हम बदलना चाहते तो बदल सकते हैं लिमिटेशन तक, लेकिन उसमें जोड़ेंगे क्या, ये महत्वपूर्ण है। जो परंपरागत चला आ रहा है, कई बार ऐसा लगता है, हम सब घरों में पुरानी और नई पीढ़ी दोनों यहां बैठे हैं, हम जब अपने बेटे बहू से बात करते हैं तो हमको लगता है कई बार ये लोग अन्यथा बात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन शांत चित्त होकर जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है नहीं, वो अपनी जगह सही है। हम जिन संस्कारों में, जिस परिस्थिति में और जिन मार्ग से निकल के आज जहां खड़े हैं, वो मार्ग उनने नहीं देखे, इसलिए वो अपनी जगह सही है। तो उनको एक लिमिट तक हमको स्वीकारना चाहिए। तो ये जो पीढ़ी का अंतर है वो हमको कहीं ना कहीं परेशान करता है। लेकिन चिंतन की विशालता जहां आ जाती है तब हम उससे निकल के और विवेकानंद के सूत्र मार्ग की जाहिर विधि राखे राम ताही विधि रही है को जीवित करने लगती है और हमारे चिंतन को सातत्य की ओर ले जाती है और परिणाम अनुकूल लाती है। तो नई शिक्षा नीति हमारे सामने बिल्कुल किलकारी लेता हुआ एक बच्चा है, उसको कैसे हम अपने विश्वविद्यालय की रचना में अच्छे संस्कारों के साथ, उसके स्वास्थ्य को लेके, उसकी शिक्षा को लेके, उसके संस्कारों को लेके आगे बढ़ेंगे, आने वाली पीढ़ी निश्चित अच्छे परिणाम लेके आएगी, ऐसा मैं सोचता हूं। और हम सब मिलकर अपने यहां ये भी मैं मानता हूं कि हमने पहले किया, किसने पहले किया, ये गौर विषय है। अच्छा किसने किया ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हम अच्छा कर पाए और अच्छे में हम सबकी सहभागिता जोड़कर परिणाम ला पाए, इसकी अनिवार्यता है। जो भी हमारे सामने विषय आए हैं उनको चलेंगे। और एक और बात है कि
एक बात तो तय है कि एक बैच तो झंझावतों में जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो पहली गर्मी मिलती है, पहली बरसात मिलती है, पहली ठंड मिलती है, वो ज्यादा कष्टकारक होती है उसके लिए, अभिव्यक्त नहीं कर पाता, वो छोटा होता है। हमारा विद्यार्थी भी इसी अवस्था में रहेगा, लेकिन हम कैसे उसको ठंड है तो ऊनी वस्त्रों की रचना का और परिवेश दे सकें, चाहे कक्षा का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे आत्मीयता का हो, चाहे उसके समाधानों का हो, चाहे उसके विषय के प्रेजेंटेशन का हो, ये हमको सोचना है। लेकिन ये मैं बिल्कुल आत्मा से बोल रहा हूं, यहां जो बैठी हमारी टीम है ये इतनी शक्तिशाली है, तय भर कर ले, अच्छा करना है, ईश्वर को भी उसे फॉलो करना पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। और वह विश्वास मैं चाहता हूं आप सबके साथ निकले, हम बहुत अच्छे से अपने विश्वविद्यालय को सारे रूपों में आगे ले जाए, ऐसी विनम्र प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को यहाँ विराम दें। धन्यवाद सर। एक छोटी सी सूचना है, इसलिए मैं इस मंच का सदुपयोग करना चाहता हूँ। इंक्यूबेशन केंद्र में अभी प्रारंभ हो चुका है और वहाँ पे सुपारी के खिलौने बनाने का प्रशिक्षण होना है, जिसकी हमने सूचना भेजी थी। और चूंकि महीन काम है तो 6 का एक बैच रहेगा बस। तो 6 बच्चे आए भी थे विभिन्न विभागों से और उम्मीद थी कि 12 तारीख से हम शुरू कर पाएंगे, पर वो बच्चे आ ही नहीं रहे जो रजिस्ट्रेशन किए, उनको कई बार फोन करने पे संपर्क नहीं हो पाया। तो शायद वो दिवाली की छुट्टी के बाद से विभाग तक लौटे नहीं हैं, सब यूटीडी के। तो मैंने जो देखते हैं हमारे साथ में काम, उनको बोला है कि अन्य विभागों में एक बार फिर सूचना भेज दो, जो 6 बच्चे आ जाएं अपन नए उनसे हम प्रारंभ करें। मतलब प्रशिक्षक तैयार है, सारी व्यवस्था तैयार है, पर हमको 6 बच्चे चाहिए और 6 की संख्या इतनी छोटी है कि 6 में 3 नहीं आए तो वो रुक जाएगा। नहीं, अपन नए ले ले तो वो जो नहीं आए इसका अर्थ ये है कि वो आगे उस काम को नहीं कर पाएंगे। जी, तो सर मैं यही निवेदन, यहाँ जो लोग बैठे हैं हमारे सभी आदरणीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और जो अतिथि विद्वान हैं, कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें जो वास्तव में स्टार्टअप लगाने की सोच रखते हैं और वो सुपारी के खिलौने बनाने का प्रशिक्षण यदि लेना चाहते हो, कि हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ये सोच था, यहाँ बोल के भी गए थे, यहाँ का विशिष्ट भी है। तो कोई कुछ बच्चे सीख लेंगे तो एक बैच हमारा निकल जाएगा। तो एक बार फिर से हम सूचना को भेजेंगे और 2-3 दिन में यदि 6 बच्चे हो जाए तो सर फिर आपका समय लेके हम शुभारंभ कर देंगे। जो पहला बैच हो चुका है साबुन के प्रशिक्षण वाला, उनके भी सर्टिफिकेट वगैरह तैयार है, तो आपके माध्यम से उनको मिल जाएगी। तो यही निवेदन था। आई रिक्वेस्ट श्वेता टू प्लीज कम एंड प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स। Thank you so much, sir, for the important information. Thank you, Honorable Vice Chancellor, sir, for your motivation and the valuable insights on the subject of the workshop. With this, we have come almost to the end of this event. So it's absolutely a privilege to deliver the vote of thanks to